तो हम बात कर रहे थे नौटंकी की कि आज हम नौटंकी पर बात करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, नौटंकी, स्वांग और भगत, ये मेरे माउस के पॉइंटर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तीनों ही शब्द पर्यायवाची हैं, लेकिन पर्यायवाची होने के साथ साथ ये पूर्ण पर्याय नहीं है। तीनों शब्द अलग भी हैं। तीनों का फॉर्म जो लोक रूप है, लोक नृत्य का या लोक नाट्य का, ये भी अपने आरंभिक दौर में अलग था, अलग रहा था। अभी भले ही लोग इसका प्रयोग, इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के बदले में करते हैं। नौटंकी का आरंभ कब हुआ, पहला प्रश्न है। तो नौटंकी का आरंभ मुगल काल से भी पहले का है, यहाँ लिखा हुआ है। और एक जगह मैं पढ़ रही थी कि अकबर के टाइम की जो एक इतिहास की बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी में भी नौटंकी का प्रयोग मिलता है, नौटंकी शब्द का प्रयोग। इसका मतलब है कि आईने अकबरी के काल में भी, उससे पहले भी नौटंकी एक लोक नृत्य के रूप में भारत में प्रचलित थी। आजकल अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों जैसे लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर, ये सब जो क्षेत्र है, मिर्जापुर, गोरखपुर, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन जगहों पर कई नौटंकी और थिएटर की कंपनियां आज भी मिलती हैं, पहले थी। आज हालांकि इसका रूप अभी यूं कहें कि ये सब खत्म होते जा रहे हैं। लोक नृत्य, लोक नाट्य, फिल्मों के आ जाने से, टेलीविजन के आ जाने से, ये जो हमारे लोक के मनोरंजन के साधन थे, ये काफी कुछ खत्म होते जा रहे हैं। लोक कलाएं लुप्त होती जा रही हैं, जिनके संरक्षण के लिए कुछ सरकारी संस्थाओं द्वारा भी और कुछ कलाकार जो हैं उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी इनके संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बहुत कम लोग अब रह गए हैं जो इसमें रुचि लेते हैं। कहते हैं नौटंकी जो है ये बड़ी ही प्रभावशाली लोक विधा है, और इसके माध्यम से गांव के लोगों को, गांव की जनता को उनका मनोरंजन किया जाता था, उन्हें सूचनाएं दी जाती थी, उनका उनका ज्ञानार्जन भी होता था। और जो कोई भी नौटंकी का प्रयोग इस रूप में भी होता था कि जैसे सरकार द्वारा अगर कोई मुहिम, कोई आंदोलन, कोई अभियान चलाया जा रहा है पहले के समय में, तो उसका प्रचार भी नौटंकी के द्वारा किया जाता था। जैसे कि आज का समय आप ले लीजिए, और कोरोना है, कोविड-19 के आने से कुछ पहले से ही जब अपने आसपास के, भारत के आसपास के देशों में कोरोना फैल रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले जो भारत सरकार ने काम किया वो कि जो आपका मोबाइल फोन है, आप किसी को भी फोन कीजिए तो वो खांसी आने की आवाज, और फिर कोरोना के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए एक कोई बोलना शुरू कर देता है। तो वही काम जो आज मोबाइल के कंपनियों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से किया जा रहा है, इसी तरह के काम जो कुछ भी जानकारी सरकार को, भारत पंचायतों को पहुंचानी होती थी, गांव गांव तक पहुंचानी होती थी, हर व्यक्ति तक पहुंचानी होती थी, वो इन लोक नृत्यों और लोक नाट्यों के द्वारा वो, ये जो भगत और स्वांग और नौटंकी है, इन तीनों शब्दों का अंतर समझना पहले आवश्यक है। भगत शब्द का उद्भव ही भक्त से हुआ है, लेकिन आज इसमें भगत का कुछ रह नहीं गया है, यानी भक्ति से कुछ रह नहीं गया है। जैसे हमने जो पढ़ा रामलीला, रासलीला, ये दो तो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए ही इन दोनों लोक नाट्यों का आरंभ हुआ था। और आज भी कुछ हद तक, कुछ सीमा तक इनका मंचन उसी रूप में होता है। लेकिन आप देखें तो रामलीला का भी रूप बदला हुआ है। आज जो मेलों में रावण दहन होता है, वस्तुतः वहां भक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ मनोरंजन रह गया है। और एक तरह से
एक तरह से एक जो है ना रिचुअल जिसको कहते हैं कि ये हमें करना ही है, रामलीला है, रावण दहन करना ही है, तो उसे निभाने के लिए सिर्फ निभाया जा रहा है। काफी कुछ रूप बदला है, लेकिन फिर भी रामलीला अभी भी अपने मूल रूप में है, भक्ति के प्रचार के लिए। लेकिन भगत जो कि नौटंकी के लिए भगत शब्द का प्रयोग होता था, ये भगत आजकल नौटंकी के रूप में नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना रह गया है कि जो नौटंकी का आरंभिक अनुष्ठान होता है, और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, लगभग सभी नाटकों में और लोक नाट्यों में मंगलाचरण होता है। तो ये मंगलाचरण तक ही भगत वाली भक्ति सीमित रह गई है। इसके अतिरिक्त उसमें दूसरे विषय अब आ गए हैं। दूसरी बात है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्वांग है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया रूपक और रूपक के भेद, और रूपक पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जहां रूप का आरोप होता है उसे रूपक कहते हैं। और नाटक के संबंध में मुख्य रूप से जब अभिनेता जो जिस महान चरित्र का की भूमिका वह निभाने जा रहा है, उसकी भूमिका में खुद को पूरी तरह से उतार देता है, और जब वो मंच पर आता है तो बिल्कुल लोगों को भी लगता है, और जितनी देर वह मंच पर रहता है उतनी देर उसे भी वही अनुभूति होती है कि मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं वही हूँ जो जिस चरित्र का अभिनय मैं कर रहा हूँ। तो रूप का आरोप वो कर लेता है, इसीलिए रूपक कहा जाता है। और यहाँ जो स्वांग है, लोक नृत्य, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि लोक नृत्य और नाटक, जो भरत मुनि का शास्त्रीय नाटक जिस तरह से विवेचना उन्होंने की है, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो शास्त्रों में चल रहा था वही लोक में भी चल रहा था। स्वांग में भी रूप का आरोप भी होता है, और स्वांग शब्द का अर्थ अगर देखें तो इसका मतलब भी होता है, आम बोलचाल की भाषा में भी आप लोगों ने किसी को बोलते हुए सुना होगा, अरे क्या स्वांग बनाए फिर रहे हो, यानी किसी का रूप धारण किए फिर रहे हो। स्वांग का लोक नृत्य के संदर्भ में भी वही अर्थ होता है। यहाँ भी मूलतः किसी का रूप बनाया जाता है, किसी का वेश धारण किया जाता है, और वह एक ही व्यक्ति होता है जो किसी का वेश धारण करके आदि से अंत तक वहां पर मंच पर उसे प्रस्तुत करता है। तो स्वांग का भी धार्मिकता से कोई संबंध नहीं है। स्वांग के आरंभ में सरस्वती वंदना मिलती है, बस इतना ही उसका ये जो अनुष्ठान है उसका संबंध भक्ति से है। बाकी यहाँ पर कोई भी जो लोक कथा होती है, प्रसिद्ध प्रचलित लोक कथा उस क्षेत्र की, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम। जी मैम। अच्छा, कुछ अजीब सी आवाज आई मुझे इसलिए। हाँ, तो वो जो प्रसिद्ध लोक कथा कोई होती है वही स्वांग के रूप में मंचन उसी का किया जाता है, जो कि श्रृंगार रस प्रधान होती है, अथवा प्रेम गाथा की कोटि की कोई भी दूसरी रचना हो सकती है। प्रेम लीला भी हो सकती है। देखिए दोनों में अंतर है, प्रेम गाथा और प्रेम लीला में अंतर है। जब हम लीला की बात करते हैं तब वहाँ ईश्वरीय लीला की बात करते हैं, यानी कि किसी प्रेम कथा के माध्यम से ईश्वर का ही, ईश्वरीय प्रेम का वर्णन कर रहे होते हैं, प्रेम लीला। तो श्रृंगार रस प्रधान होता है स्वांग, और ये बिल्कुल रूपक की तरह का लोक नाट्य है, इसमें रूप का आरोप होता है। और फिर ये जो नौटंकी है, ये भी, इसमें भी कोई प्रसिद्ध लोक कथा है जो खेली जाती है, देखो अलग नहीं है स्वांग से। श्रृंगार रस प्रधान नौटंकी भी होती है, प्रेम गाथा की कोटि की रचनाएं यहाँ भी पाई जाती हैं, या प्रेम लीलाएं पाई जाती हैं, और उसी को स्वांग भी कहा जाता है, उसी को नौटंकी भी कहा जाता है। अब देखिए नौटंकी कहाँ से उपजा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो मेरी दादी एक कथा अवधि में सुनाती थी, लोक कथा थी, जिसमें उस लोक कथा की एक नायिका होती थी, उसका नाम था फुलवा रानी। जब हम पूछते थे ये फुलवा रानी कौन है, तो दादी कहती थी वो बड़ी कोमल है, फूल की तरह हल्की और कोमल, इसलिए उसका नाम फुलवा रानी पड़ गया है, उस नायिका का नाम।
नौटंकी के बारे में भी यही प्रचलित है कि कोई 9 टंक के तोल वाली, पहले ये टंक, तोला, रत्ती, माशा ये जो थे ये तौल के मापदंड हुआ करते थे। तो टंक भी उसमें थे से एक था। तो कोई 9 टंक के तोल वाली कोमलांगी नायिका थी जिसका वर्णन आरंभ में नौटंकी में किया गया, और तभी से इस खेल का नाम ही नौटंकी हो गया। इस लोक नृत्य या लोक नाट्य के नाम का भी नाम ही नौटंकी हो गया। और ये जो कोमलांगी नायिका थी, इसे नौटंकी नामक इस खेल में संगीत रूपक के माध्यम से संगीत रूपक की तरह प्रस्तुत किया गया। नौटंकी लोक नाट्य ही नहीं है, इसको ये मूल रूप से लोक नृत्य है, और इसीलिए संगीत रूपक कहा गया है कि गीत के आधार पर गीति नाट्य की तरह से संगीत रूपक की तरह से इसकी प्रस्तुति हुई। और अब प्रत्येक संगीत रूपक या स्वांग को नौटंकी कहा जाने लगा है। सारे नाम एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जिस सट्टक को नाटक का एक भेद माना है, जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सट्टक जो है वो नौटंकी के ढंग का ही एक तमाशा है। तो सट्टक से भी नौटंकी का उद्भव माना जाता है। अब देखिए, आपको दो उत्पत्ति के सिद्धांत मिल गए हैं यहाँ पर। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न वाले पेपर आने की संभावना है, इसलिए मैं बार बार इस पर बल दे रही हूँ। आप लोग भी कहीं पॉइंट्स नोट करते रहिएगा। उत्पत्ति के दो सिद्धांत आपको मिल गए हैं नौटंकी के। पहला जो लोक का सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि कोई नायिका थी नौटंकी, 9 टंक के तोल वाली, और मूलतः वो पाकिस्तान की थी, जिसका वर्णन संगीत रूपक में जिसकी प्रस्तुति की गई, उस नायिका के बारे में, उसके सौंदर्य का चित्रण, उसके श्रृंगार, उसके संबंध में, उसके प्रेम का चित्रण, उसकी प्रेम कथा का, और उस संगीत रूपक को नौटंकी कहा जाने लगा। दूसरी उत्पत्ति है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जिसे सट्टक कहा है। और सट्टक आप लोगों के लिए नया शब्द इसलिए है, हमने रूपक के 9 भेद 10 भेद जो पढ़े, ये उसी में हमने क्या पढ़ा, रूपक के 10 भेद होते हैं, लेकिन हमने उपरूपक के जो भेद होते हैं उनके सिर्फ नाम पढ़ लिए थे, उनके बारे में विस्तार से नहीं जाना था, क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में विस्तार से नहीं है। लेकिन उन्हीं उपरूपकों में से एक है सट्टक, और इसी सट्टक से को नौटंकी कहा जा सकता है, या वो उसी ढंग का एक तमाशा है, ऐसा जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। जयशंकर प्रसाद की बात अगर वो कोई कुछ नाटक के संबंध में कह रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक प्रसिद्ध नाटककार है हिंदी के, और आपने पहले भी हमने बात की थी, इन्हीं के नाम पर नाटक के उद्भव विकास में इतिहास युगों का नाम पड़ा है। अब हम इसके मंचन की रूपरेखा देखते हैं। अभी तक हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका मंचन होता है। तो इसका स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि छोटे छोटे बालक स्त्रियों का वेश धारण करते हैं और बाकी पुरुष होते हैं। एक सूत्रधार मंच पर आकर दृश्यों की सूचना दे देता है और पात्रों की सूचना दे देता है दर्शकों को। और एक तरह से यूं कहें कि अभी अगर नाटक आरंभ होने में थोड़ा समय बाकी है, तो वो सूत्रधार थोड़ी देर के लिए कुछ भी इधर उधर की बातें करके या दर्शकों को बांध कर रखने का भी काम करता है। नौटंकी जो होती है, इनकी कथाओं का संबंध कुछ भी हो सकता है, पौराणिक आख्यान हो सकता है, लौकिक वीर अगर कोई है। लौकिक वीर किसे कहेंगे? अब जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में, पृथ्वीराज रासो के बारे में, तो वो ये सारे आला उदल के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारे ऐतिहासिक वीर हैं, इतिहास में जिनका जिक्र है। लेकिन कुछ ऐसे भी वीर होते हैं जिनका जिक्र इतिहास में नहीं होता, लेकिन वो जो स्थान उनके क्षेत्र के लोग होते हैं वो उन्हें जानते हैं कि उन्होंने कुछ बड़े ही वीरतापूर्ण कार्य किए हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो भोजपुर में एक थे महाराज कुंवर सिंह।
कहते हैं कि पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, लेकिन भोजपुर सिर्फ जो 2 जिलों का क्षेत्र था उनके राज्य में, सिर्फ 2 जिले थे उस समय उनके अधीन, छोटा भोजपुर और बड़ा भोजपुर कहते हैं उसको। ये 2 जिले गुलाम नहीं बने थे। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि वहां के जो राजा थे कुंवर सिंह जी, वो 2 भाई थे और वही दोनों भाई मिलकर देख रहे थे अपने उस छोटे से राज्य को। उन्होंने अपने राज्य पर हस्तक्षेप नहीं करने दिया अंग्रेजों को। तो वो आज भी भोजपुर के लोकगीतों में, लोक कथाओं में, लोक वार्ताओं में इन लोगों की वीरता की बातें, वीरता की कहानियां हैं। अब ऐसा ही कोई लोकवीर है तो वो नौटंकी में भी प्रस्तुत किया जाता है, और इसी को हम कहेंगे लौकिक वीर, या प्रणयी, या साहसी व्यक्ति, या भक्त पुरुष है, कोई बहुत महान भक्त पुरुष उस क्षेत्र में विशेष में हुआ है, तो उसके कार्यों की संबंधी जानकारी जो होती है, या उस पर आधारित एक कथा का मंचन नौटंकी में किया जाता है। जैसे अब यहाँ उदाहरण दिया गया है, पंजाब में गोपी चंद हैं, फिर पूरन भक्त हैं, हकीकत राय का संगीत है, ये सारे बड़े लोकप्रिय रहे हैं। तो वहाँ की लोक कथाओं में, लोक वार्ताओं में, लोक नृत्यों में, लोक नाट्यों में इनकी कहानियां कही जाती हैं। और फिर इस तरह से नौटंकी की कथा वस्तु होती है, जिसमें जिसे लेकर इसका अभिनय किया जाता है, इसका मंचन किया जाता है। तो ये तो इसकी विषय वस्तु या कथा वस्तु की बात हुई। भाषा, संगीत, और जिसको कहते हैं आज की भाषा में कॉस्ट्यूम है, लेकिन वेशभूषा परिधान की बात अगर देखें तो क्योंकि मुगलों से पहले से चली आ रही है, मुगल काल में भी थी, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय भी नौटंकी की कथाओं में, नौटंकी के मंचन में हमें देखने को मिलता है। आधुनिक, अब नौटंकी जैसे हर चीज का रूप बदला है, नौटंकी का भी रूप बदल गया है। और आजकल, पहले तो ऐसा होता नहीं था, मैंने पहले भी बात की थी जब मैं लोकनाट्य शुरू करने वाली थी, कि ये जो लोकनाट्य हैं ये अभावों में जन्मी हुई लोक कलाएं हैं। और ये जो लोक कलाकार होते थे इनके पास साधन की कमी होती थी, तो कुछ भी तखत वखत जोड़कर, लकड़ी और पटरे जोड़कर मंच वंच बना लेते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इनके पास सामान आता गया, उठे हुए मंच, उठाऊ मंच जिसको कहते हैं, जो मुख्य जमीन है, जो जहां पर दर्शक बैठेंगे उससे थोड़ा उठा हुआ, ताकि सबको दिखे अच्छी तरह से, तो उठाऊ मंच बनाए जाने लगे, जिसका निर्माण खुले मैदान में लट्ठों, बांसों और कपड़ों की चादरों से किया गया। और दर्शकों के लिए भी दूर तक चांदनी तान दी जाती थी। चांदनी क्या है? चांदनी कोई कपड़ा नहीं होता था, बल्कि वो झिलमिल रस्सी जैसा जो होता है, जिसमें वो चमकदार कागज लगे रहते हैं, दूर तक उसको बांध देते हैं, मतलब कि इतनी दूर तक बैठेंगे दर्शक, तो एक तरह से उसमें रंग आ जाता है, थोड़ी सी चमक आ जाती है। और रंगभूमि को बड़े बड़े तख्तों से बनाई जाती है। विशेष बात देखिए, आपने रंगमंच देखे होंगे जिसमें कई पर्दे होते हैं, लेकिन नौटंकी में एक ही पर्दा होता है। और वो एक बार रंगभूमि में जब अभिनेता आ जाते हैं, रंगभूमि यानी रंगमंच, रंगमंच पर जब अभिनेता आते हैं तो एक ही बार उठता है, और जब वो जाते हैं अंत में तब एक ही बार वो गिरता है। मतलब इनके पास, अब ये अभावों की ही बात है, इतने पर्दे नहीं होते हैं, बड़ा ही विशेष किस्म का मंच नहीं होता है, बल्कि काम चलाऊ मंच एक तरह से होता है। और कभी कभी पात्रों का प्रवेश नेपथ्य से यानी पीछे से भी हो जाता है, कभी कभी मैदान से दर्शकों के बीच से उठकर चले आते हैं। और आप लोग जब आगे चलकर पाश्चात्य, इस सेमेस्टर के कोर्स में नहीं है, अगले सेमेस्टर में शायद है, जब आप पढ़ेंगे, जिसमें रंगमंच पर जो प्रयोग हुए हैं आगे चलकर पश्चिम में, खासकर जो कुछ रूस में हुए हैं, जर्मनी में हुए हैं, तो जर्मन चिंतकों द्वारा बताया गया है कि वो लोग बाद में इस तरह का प्रयोग करने लगे कि दर्शकों के बीच में पात्रों को बैठा देते थे,
और नाटक चल रहा है, अचानक से नाटक में कुछ एक डायलॉग बोला गया जिससे मान लीजिए कि दर्शकों को हामी भरानी होती थी, हाँ तो हम सही कह रहे हैं ना, तो वहां बीच से 10-12 इनके ही कैरेक्टर जो होते थे, चरित्र जो होते थे, वो बैठा दिए जाते थे, हाँ जी हाँ जी, वहां से हाथ उठाकर उनके सुर में सुर मिलाते थे। ऐसा लगता था जैसे दर्शक ही बोल रहे हैं, क्योंकि सबको पता ही नहीं है वो कौन है, बैठे हुए हैं, छुप कर बैठ जाते थे चुपचाप। तो ये वस्तुतः कोई प्रयोग, कोई नई चीज नहीं थी। हमारे लोक नाट्यों में इस तरह के प्रयोग नौटंकी में आप देख रहे हैं पहले ही हो चुका था। दर्शकों के बीच में से भी पात्र बैठे हुए हैं तो उठकर चले आए, और कभी पीछे से प्रवेश कर गए, तो इस तरह के प्रयोग इसमें होते थे। इतिहास अगर हम देखें तो देखिए 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल की आईने अकबरी में नौटंकी का उल्लेख मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इस पर एक प्रश्न बनेगा। इस कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। और अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है, यानी कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी नौटंकी का नाम मिलना ये सिद्ध करता है कि ये लोक कला, ये लोक नृत्य काफी प्रचलित था। और ये एक अच्छा, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य बता रहे हैं कि नौटंकी नाम की एक शहजादी थी, जिनके नाम पर ही इस गीत की नाट्य का नाम नौटंकी पड़ गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि नाटक से नाटकी और नाटकी से नौटंकी नाम पड़ा। एक दृष्टिकोण ये भी है कि इसका टिकट नौटंकी होने के कारण इसका नाम नौटंकी पड़ गया। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मथुरा वृंदावन के भगत एवं रास एवं राजस्थान की ख्याल लोक विधा से ही नौटंकी का जन्म हुआ। और ये जो स्वांग या संगीत है, उत्तर भारत की रामलीला जैसी अन्य लोक विधाओं की लोकप्रियता भी इनकी भी कम नहीं थी। मतलब ये भी काफी लोकप्रिय हुए, संगीत, स्वांग, नौटंकी आदि। और इतने लोकप्रिय हुए कि गांव गांव में 10 बच्चे जहां मिलकर भी वो रंग ये नौटंकी का मंच बना लेते थे और नौटंकी कर लिया करते थे। नौटंकी के 5 अखाड़े मुख्य रूप से माने जाते हैं: मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कासगंज, कानपुर और हाथरस। शोएब सुन रहे हो? शोएब? नहीं है मैम, वो चला गया। अच्छा, चला गया। मैं इसलिए भी याद कर रही थी शोएब को, कुछ दिन बताया था ना वो कासगंज का है। तो जी। ये देखो कासगंज का भी अखाड़ा, अखाड़ा नौटंकी का अखाड़ा होता था, वहां ये नहीं कहा जाता था नौटंकी का मंच है, नहीं नहीं, नौटंकी का अखाड़ा। तो एक कासगंज का भी अखाड़ा बड़ा प्रसिद्ध हुआ, कासगंज, कानपुर और हाथरस। प्रसिद्ध नाटककार और कवि, अभी हमने ये इनकी बात कर ही दी थी कि सट्टक के नाम पर मानते हैं कि नौटंकी, जो सट्टक है वही नौटंकी है या उससे उद्भव हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही मानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है नौटंकी का वर्तमान रूप चाहे जितना आधुनिक हो, उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, मतलब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र तक जाती हैं इसकी जड़ें। राम बाबू सक्सेना ने अपनी पुस्तक तारीख अदब उर्दू में लिखा है कि नौटंकी लोकगीतों और उर्दू कविता के मिश्रण से पनपी है। देखो एक दूसरी नई बात आ रही है। और कालिका प्रसाद दीक्षित कुसुमाकर का मानना है कि नौटंकी का जन्म संभवतः 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ था। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के प्रयत्न से नौटंकी को आगे बढ़ने का अवसर मिला। अब आप समझिए कि जो हमारे हिंदी साहित्य का आदिकाल है, जो 1050 तक माना जाता है, लगभग वहां से नौटंकी का जन्म होना, उद्भव, आरंभ उसका माना जाता है। क्योंकि खुसरो की रचनाओं में भी नौटंकी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसका कथानक अभी हमने पहले ही बात कर ली है कि कोई लौकिक वीर होता था, कोई साहस होता था, उसी के जीवन पर आधारित कथा वस्तु हुआ करती थी। और इससे संबंधित जो लोक कथाएं हैं, अलग अलग जगहों की अपनी लोक कथाएं हैं, लेकिन कहते हैं कि पंजाब के सियालकोट के राजा राजो सिंह के छोटे बेटे फूल सिंह ने शिकार खेलकर लौटने पर भाभी से पानी पीने के लिए मांगा। भाभी ने पानी देने के स्थान पर व्यंग्य किया
और कहा जाओ मुल्तान की राजकुमारी नौटंकी से शादी कर लो। देखो व्यंग्य था और लेकिन ये उसकी कहानी बन गई। फूल सिंह मुल्तान पहुंच गया और शाही मालिन के द्वारा नौटंकी के पास एक हार भेज दिया। नौटंकी के पूछने पर मालिन ने कहा मेरे भांजे की वधू ने यह हार बनाया है। नौटंकी ने जब उसे भांजे की वधू को भेजने के लिए कहा तो फूल सिंह स्त्री के वेश में नौटंकी के शयन कक्ष में पहुंच गया। रात में फूल सिंह का यह भेद खुल गया और अंततः दोनों की शादी हो गई। तो ये कथा बड़ी प्रचलित है, जो पंजाब की प्रचलित लोक कथा है, जो नौटंकी की कथा मानी जाती है और उस शहजादी के नाम से उसका उद्भव भी माना जाता है। पात्र और चित्रण देखिए, अनेक स्त्री पुरुष पात्र होते हैं। अब देखो यहाँ स्त्रियां भी आ गई हैं, जबकि ख्याल और माच तक हमने देखा था कि स्त्रियां नहीं होती थी, पुरुष ही स्त्रियों का अभिनय किया करते थे। लेकिन यहाँ स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। स्त्री पात्रों का अभिनय या तो विवाहिता या कुमारी स्त्रियां करती हैं अथवा वेश्याएं करती हैं। वेश्याएं दृश्यांत में मंच पर आकर अपने नृत्य गान हाव भाव मुद्राओं से जनता का मनोरंजन करती हैं और नेपथ्य में अभिनेताओं को रूप सज्जा आदि करने का अवकाश भी दे देती हैं। संगीत में देखिए, इसमें मुख्य रूप से चौबोला जिसको कहते हैं, चौबोला गाया जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नगाड़े और तबला इसका मुख्य वाद्य होता है और चौबोला गाया जाता है। तबले के तालों और नगाड़े की चोबों और उसी से वो जो गीत है, जो राग है, उसको चौबोला कहा गया है। चोग से ही चौबोला बना हुआ है और ये चौबोला गाया जाता है और तबले और नगाड़े बजाए जाते हैं। हास्य रसपूर्ण संवादों की योजना की जाती है। अंत में उपदेश होता है। नौटंकी का जब अंत होता है तो उपदेश होता है। और इसके मंचन की एक खास बात यह है कि नौटंकी की कथा के माध्यम से जो उपदेश दिया जाता है वो तो दिया ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जब नौटंकी खत्म हो जाती है तो आप याद है वो जो आरंभ में कहा गया था कि एक सूत्रधार होता है जो आरंभ में आकर सभी पात्रों के बारे में और दृश्यों के बारे में बता जाता है, उसकी सूचनाएं दे जाता है। अंत में वापस वही आता है और जो उपदेश कथा के माध्यम से, नौटंकी की कथा के माध्यम से दिया गया है, उसी उपदेश को अब वो अपनी तरह से बताता है। जैसे कि देखो भाई, सत्य बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, इस तरह से वो अपनी भाषा में अपने तरीके से वो बताता भी है। अधिकतर दूसरे लोक नाट्यों की तरह ही नौटंकी भी रात के समय ही आयोजित होती है। ये खेल भी उसी समय खेला जाता है और सामान्यतः 8 बजे, रात के 8 बजे आरंभ होता है, सुबह के 5 बजे तक लगभग चलता है प्रायः। अब देखो समय भी कार्तिक, मार्गशीर्ष, चैत्र और वैशाख के महीनों में नौटंकी होती है। ये महीने जो होते हैं ये लोगों के लिए फुर्सत के क्षण होते हैं। फसल खेतों में है, अभी काटना भी नहीं है और उगाना भी नहीं है। अब सिर्फ उनका इंतजार करना है। जैसे ही फसल हो जाएगी, ये कुछ दूसरा पेज खुल गया, मैंने कार्तिक शब्द पे शायद टच कर दिया। हाँ, तो इन महीनों में क्योंकि समय होता है किसानों के पास, लोगों के पास, इसीलिए इनका विशेष आयोजन होता है। और एक विशेष बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मेलों में नौटंकी जरूर होती है। जो मेले कुछ होते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं, 3 दिन या 5 दिन के मेले होते हैं, उन मेलों का अभिन्न अंग है नौटंकी। यहाँ आ जाते हैं। अभी हमने स्थानों के बारे में बात कर दी थी, छंदों की बात करते हैं। ये देखिए, मुख्य छंद तो चौबोला है, जिसमें छोटी तान, लंबी तान वगैरह होती है। चौबोले का आरंभ दोहे से होता है और जिसका अंतिम चरण कुंडलिया की तरह, कुंडलिया सुना है आप लोगों ने, जो गिरधर राय कवि हुआ करते हैं। अगर नहीं पढ़ा या सुना है तो इंटरनेट पे जाके एक बार ढूंढना, गिरधर की कुंडलियां। हम लोगों ने हमारे कोर्स में हुआ करती थी, स्कूल में हमने पढ़ा था।
जिसमें होता है, कुंडलियों की विशेषता होती है कि जो अंतिम चरण होता है पद का, उस कुंडली का, उसके अंतिम चरण से ही अगली कुंडलियां आरंभ होती है। जैसे कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गई, तो कह गिरधर कविराय वो पहले में भी होगा, और जब अगला शुरू होगा पहले के अंत में होगा, और अगला जब शुरू होगा तो उसकी प्रारंभिक उसका चरण होगा, वो भी यही होगा। तो इस तरह से कुंडलियां, और दोहे से बनता है चौबोला, और वही इसका मुख्य छंद है। नगाड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात हो गई हमारी। और इसकी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित होती है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय बोलियां इसकी भाषा, जैसे अवध क्षेत्र में हो रही है तो अवधी होगी, भोजपुर में हो रही है भोजपुरी होगी, अगर हाथरस और कासगंज की तरफ हो रही है तो खड़ी बोली हो जाएगी इसकी भाषा। तो इस तरह से स्थानीय और क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग यहाँ पर इसमें किया जाता है। तो इसी के साथ नौटंकी और स्वांग भी लगभग यही है, लेकिन अब थोड़ा सा अलग है। जो क्या है, जो मैंने बात कर दी थी उसे भी देख लेते हैं, फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास, और आप लोगों से मैं चर्चा करूंगी अगर कुछ प्रश्न होंगे। अब देखिए, स्वांग जो है वो राजस्थान का एक लोकनाट्य है। वही जो चीज नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, स्वांग राजस्थान का है। इसमें किसी प्रसिद्ध रूप की नकल रहती है, जो मैंने अब शुरू में बताया। रूपक, पूरी तरह से रूपक है ये स्वांग भी, नकल किया जाता है। और विशेष रूप से इसे होली के अवसर पर पूरे शेखावटी क्षेत्र में स्वांग रचे जाते हैं। और कई बार होली के दूसरे दिन कई नगरों में स्वांग रचकर सवारियां भी निकाली जाती हैं। उदयपुर में जमरा बीच पर मीना औरतों द्वारा रीछ व शेर का स्वांग किया जाता है। इस तरह से ये अलग अलग, ये लिंक मैं भेज दूंगी, ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ खास है नहीं, हास्य रस प्रधान होता है। स्वांग विधा का मंचन भी नौटंकी की तरह ही होता है। और बस ये इतनी ही जानकारी इसकी अलग से यहाँ पर दी गई है, क्योंकि इसमें और नौटंकी में कोई खास अंतर नहीं है।